इसको पढ़ने से पहले हमें 2-3 टॉपिक और इससे पहले एडवांस करने पड़ेंगे, सो दैट कि इसमें जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो आपको क्लियर हो। इससे पहले हम इसको करने से पहले पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग पता है किसी को? इस टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो दिस इज नोन टू बी टाइप कास्टिंग। ठीक है, इफ वी कैन, हाँ अभी लिख रहा हूँ, इफ वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप into another data type, then it is called typecasting। एग्जाम्पल देखो, प्रोग्राम बनाया मैंने मेन, दो वैल्यू ली, इंटीजर ए कोमा ए इज इक्वल टू 5 कोमा बी इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल ये फ्लोट जिसमें हम रिजल्ट शो कराएंगे सी, एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इज सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। क्या आंसर आना चाहिए प्रिंट एफ में? परसेंट एफ कॉमा सी। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 1.6 समथिंग आना चाहिए ना, फ्लोटिंग वैल्यू आनी चाहिए। बट हमारे जो दोनों 5 और 3 हैं वो दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर। जब भी हम दो इंटीजर्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो रिजल्ट भी उसका क्या आता है? इंटीजर ही आता है, चाहे उसको हम फ्लोट के अंदर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो रिजल्ट देगा वो किस फॉर्म में देगा? इंटीजर फॉर्म में देगा। तो अगर इसका आंसर 1.6 आ रहा है तो वो प्रिंट क्या करेगा? फ्लोटिंग वैल्यू ओनली 1 प्रिंट करेगा। इंटीजर के अंदर वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। दिस इज नोन टू बी इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कंपाइलर खुद से करता है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट फ्लोट में भी आ रहा है लेकिन अगर आपके दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इंटीजर के ऊपर क्या फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट आएगा, वही कर रहे हैं अभी हम, टाइप कास्टिंग वही करेंगे। अगर हमें फिर भी रिजल्ट अपना एक्यूरेट चाहिए, अब इसका आंसर 1.6 ही प्रिंट होना चाहिए, तो हमें किसी दोनों इंटीजर में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा? फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट प्लस इंटीजर इज इक्वल टू फ्लोट होता है हमेशा। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू रिजल्ट वुड बी इंटीजर। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट प्लस इंटीजर इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को भी चेंज कर देता हूँ, दोनों में से एक को भी फ्लोट बना देता हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1.6 समथिंग आएगा। एंड दैट इज टू बी स्टोर इन सी, एंड सी इज टू बी प्रिंटेड विद द एक्सेस स्पेसिफायर एज अ परसेंट एफ। क्लियर? तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्ट करना पड़ेगा। किसी भी एक को मैं फ्लोट बना देता हूँ, लेकिन मैंने डिक्लेयर इनको ए और बी को क्या किया हुआ है? इंटीजर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा? टाइप कास्ट करूंगा। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? जिस भी वेरिएबल को मैं किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ उसके आगे जो उसका डेटा टाइप मेंशन करूँ जिसके अंदर उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर? फ्लोट के अंदर, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? फ्लोट। तो ए का जो बजाय हमने क्या, हमने ए को इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमने ए को क्या मान लिया? फ्लोट मान लिया। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग दैट इंटीजर इनटू अ फ्लोट, दैट इज बाय द टाइप कास्टिंग। इट इज नोन टू बी अ टाइप कास्टिंग ऑफ अ वेरिएबल। क्लियर? तो अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 1.6 समथिंग आएगा। या ए को कर लो या बी को कर लो, जरूरी नहीं है कि ए को ही करना है, ये तुम बी के साथ भी लगा सकते हो। लिखना उसको ब्रेसिस के अंदर है रिजल्ट एक्यूरेट लेके आने के लिए। वैसे तो हम चेंज जो कर सकते हैं ऊपर, इंटीजर को हम फ्लोट भी बना सकते हैं ऊपर से, लेकिन एक टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट को समझने के लिए कि अगर हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और आपको 1000 लाइन में जाके आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, या तो एक मेथड ये के ऊपर सबसे ऊपर जाओ और सारे वेरिएबल्स को चेंज करो वहां जाके। सेकंड ये है कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जाके उसको टाइप कास्ट कर दो।
ठीक है, क्लियर है? सो टाइप कास्टिंग की जरूरत हमें वैसे पड़ेगी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसमें। इम्प्लिसिट में तो आपका रिजल्ट आ रहा था a को डिवाइड किया b से, तो रिजल्ट आ रहा था 1.56 आना चाहिए आपका। लेकिन जब उसने इंटीजर देखा वहां पे, लेकिन स्टोर हम वैल्यू फ्लोट में करा रहे हैं, क्योंकि c को मैंने किस लिया है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा 1.000 समथिंग आएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं। तब भी आपका रिजल्ट, आपका दोनों फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर। जिसके अंदर आप स्टोर करा रहे हो वो तो इंटीजर वैल्यू है ना ओनली। सी जो वेरिएबल है, तीनों अगर आप फ्लोट डिक्लेयर करोगे तो आंसर आपका फ्लोट आएगा। दोनों अगर फ्लोट को ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो फ्लोट आएगा, लेकिन स्टोरिंग वैल्यू इंटीजर में कर रहे हो तो इंटीजर में आंसर आएगा उसका। कितना, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप परसेंट एफ लगा रहे हो तो कितने डेसिमल प्लेसेस के आप लेना चाह रहे हो। बाय डिफॉल्ट जो लेता है वो 6 प्लेसेस लेता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करना चाहते हो तो आपको डेसिमल के अंदर यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंट एफ लिखा है तो यहाँ पे 0.8 लिखा है, तो आफ्टर डेसिमल वो 8 डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस का आंसर दिखाता है वो। ठीक है, देखो करके देखो। ये हम टाइप कास्टिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो फंक्शंस यूज करेंगे उसमें वो क्या करेगा, उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा जो भी एड्रेस आएगा। जितने मर्जी कर सकते हो। किसको, सारे को कैसे। यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है करना। जिस भी एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो बस वहां पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वो आप जितने एन नंबर ऑफ टाइम जितने बार करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन। पिछले वाला जो जीरो है वो लास्ट वाले जो अटेम्प्ट था हमारा, उसका क्लियर स्क्रीन नहीं करी वहाँ पे। देख, क्लियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ किसी में, ए और बी दोनों में से किसी एक को क्या बना देता हूँ, फ्लोट बना देता हूँ। नाउ द रिजल्ट वुड बी 1666। ठीक है, इसका मतलब अगर फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करोगे तब रिजल्ट आपका फ्लोट आएगा। फायदा नहीं है ना उसका कुछ भी, नहीं आएगा। तो दोनों में से किसी एक को करोगे तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि फ्लोट प्लस इंटीजर फ्लोट ही क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फ्लो टाइप कास्टिंग। अगर हमें इसको पॉइंटर को भी टाइप कास्ट करना हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉइंटर क्या क्या कंसेप्ट था। पॉइंटर हमेशा किस तरह की वैल्यू को पॉइंट करता है। क्या कंडीशन है पॉइंटर की। अगर पी मेरा जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है तो वो किस वैल्यू को पॉइंट करेगा, किसी के बेस इंटीजर एड्रेस टाइप की ही वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, जो पॉइंटर का टाइप है यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो पॉइंटर पी पॉइंटर है वो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट करने वाला है, वो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को पॉइंट करेगा। क्लियर है। वैल्यू हमारी इज इक्वल टू 5।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए क्या आंसर आएगा इसका? 5 ही आएगा ना, क्योंकि P जो मेरा पॉइंटर है वो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर तरह की वैल्यू। ए मेरा क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, उसका कुछ एड्रेस होगा, एड्रेस को सेव करा है P के अंदर और स्टार P प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इसके अंदर टाइप कास्टिंग करनी हो, एक पॉइंटर मैं ऐसा लूंगा जो किसी दूसरे डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब पॉइंटर तो मैंने लिया P टाइप का, लेकिन जो मैंने वेरिएबल लिया है वो क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, और मैं उसके अंदर एड्रेस स्टोर करना ट्राई कर रहा हूँ P के अंदर। सो दिस इज नॉट अलाउड इन C। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि जब मैं एड्रेस शो करूंगा किसका, किसका है अंदर, किसका टाइप कास्ट करूंगा, कैरेक्टर का, तो इसके आगे क्या लिखूंगा, कैर, और ये पॉइंटर टाइप का तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक पॉइंटर को मेरे को दूसरे किसी वैल्यू के साथ कास्ट करना है, तो उसका मेरे को जिसके अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, उसका वहाँ पे कास्टिंग ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ द पॉइंटर इज टू बी कास्ट। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। जो प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, now you have to be cast this pointer like char star, then it is dereference to that particular location। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज हाउ द पॉइंटर इज टू बी कास्ट। कहाँ पे? वो उसके लिए आपको दूसरा वॉइड पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, वो बता रहा हूँ कैसे। कौन से वाला? नहीं, वो आपने क्या किया था, किसी दूसरे पॉइंटर की जो हमारे पास है एड्रेस, लेकिन जो हमारा पॉइंटर वो सिर्फ उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिस टाइप का वो है, उसके लिए हम वॉइड पॉइंटर का यूज करेंगे। ठीक है, वॉइड पॉइंटर एक जेनेरिक पॉइंटर है जो किसी भी तरह के डेटा टाइप के वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, अनलाइक टू बी या इंटीजर पॉइंटर या कैरेक्टर या कोई और पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए बताऊंगा मैं कि वॉइड पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है। कहाँ पे पर्सन सी आ दे रहे हैं आप, डी आएगा तो स्काई, स्काई प्रिंट कर देगा उसको। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट आता है हमारा वॉइड पॉइंटर का। वॉइड पॉइंटर एक हमारा जेनेरिक पॉइंटर है। जेनेरिक का मतलब एक जर्नल पॉइंटर है। ठीक है, अभी तक हम जो पॉइंटर की टाइप डिक्लेयर करते हैं या तो इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का या कैरेक्टर टाइप का, लेकिन जो हमारा ये जेनेरिक वॉइड पॉइंटर है वो किसी भी तरह की वैल्यू को वो पॉइंट करेगा। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक नहीं होगा कि जो हमने वेरिएबल लिया है वो हमारा किस टाइप का है, वेदर वो इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हम पॉइंटर लेंगे वो एक जेनेरिक टाइप का पॉइंटर लेंगे। क्लियर? इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अगर मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर a, तो पहले हम क्या कर रहे थे, जो पॉइंटर लेंगे वो भी क्या होना चाहिए था, वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जेनेरिक पॉइंटर बना रहे हैं। तो जेनेरिक पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका डेटा टाइप वॉइड आएगा, बिकॉज वॉइड इज अ डेटा टाइप। 5 तरह के डेटा टाइप पढ़े थे ना हमने, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। सो वॉइड इज योर डेटा टाइप। क्लियर? इट इज अ जेनेरिक डेटा टाइप, वॉइड स्टार p।
वॉइड स्टार का पी का मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर है मेरा किस टाइप का है, वो एक जेनेरिक पॉइंटर है। क्लियर? सो यहाँ पे पी मेरा क्या, एक जेनेरिक पॉइंटर है। इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज अ जेनेरिक पॉइंटर। तो जो पॉइंटर किसी भी तरह की वैल्यू को पॉइंट करने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक पॉइंटर बोलते हैं। p इज इक्वल टू एंड ऑफ ए, अच्छा जेनेरिक पॉइंटर को आप डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप जेनेरिक पॉइंटर को डायरेक्टली डी रेफरेंस करने की ट्राई करोगे सी के अंदर, वो अलाउड नहीं है। आपको बताना पड़ेगा किस तरह की वैल्यू को आप वहां पे प्रिंट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। बिकॉज वॉइड तो मेरे एक जनरल पॉइंटर है जो जिसने किसी भी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस लोकेशन पे पर्टिकुलर वैल्यू क्या पड़ी हुई है उसको हम टाइप कास्ट करके बताएंगे। उसको डायरेक्टली हम उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार पी प्रिंट कराना चाहूँ तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करके वैल्यू बतानी पड़ेगी कंपाइलर को कि जो हमने पॉइंटर लिया है वो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट करने वाला है। तो दिस इज, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिया तो मेरा टाइप कास्ट क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर स्टार। क्लियर? तो यू कैन नॉट डायरेक्टली डी रेफरेंस द जेनेरिक पॉइंटर। से लिख लेना लाइन, वी कैन नॉट डायरेक्टली डी रेफरेंस द जेनेरिक पॉइंटर्स, वी हैव टू बी टाइप कास्ट, वी कैन नॉट डी रेफरेंस। डी रेफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है? रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा है हमारा, एंड इज आर रेफरेंस पॉइंटर, और स्टार क्या है हमारा, डी रेफरेंस पॉइंटर है। ठीक है, हाँ, we cannot dereference a generic pointer directly. For that we have to be typecast. नेक्स्ट आता है हमारे पास नल पॉइंटर। ये पॉइंटर्स के कुछ वेरिएशंस हैं। नल पॉइंटर वो पॉइंटर होते हैं जहां, नल का क्या मतलब है, अगर किसी पॉइंटर के अंदर मैं नल डाल दूंगा तो वो कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा उसके अंदर और उसको प्रिंट करा रहा तो वो गार्बेज लोकेशन में प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि मैं किसी भी लोकेशन में वो प्रिंट ना करे, ठीक है, तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं जनरली नल पॉइंटर का, जब हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे वहां पे, तो इफ द मेमोरी इज फुल तो पॉइंटर क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है। ठीक है, और वो विद द हेल्प ऑफ नल पॉइंटर यूज करते हैं। क्लियर? तो नल पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, मेन इंटीजर स्टार पी, सिंपल पी, इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, पी के आगे क्या लिखोगे, ओनली नल। और जो नल लिखोगे वो कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना। सो इट इज नल। क्लियर? क्लियर है? तो जब इसको अगर प्रिंट कराओगे तो आंसर 0 आएगा। ये सेंसिटिव है। तो द आउटपुट वुड बी, क्या आनी चाहिए आउटपुट, 0। ठीक है, अगर यहाँ पे नल कैपिटल में नहीं लिखना तो यहाँ पे इसको 0 भी दे सकते हो, बट मेक श्योर ये जो 0 है वो आपका नल की तरह एक्ट करेगा, ना कि सिंपल लाइक टू बी इंटीजर 0 एक्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंटर को अगर आप 0 असाइन कर रहे हो दैट मीन्स उसकी वैल्यू को आप नल कर रहे हो वहां से। तो इधर यू कैन राइट अ कीवर्ड एज अ नल इन अ कैपिटल लेटर्स, और यू कैन राइट 0, स्टार पे स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर नल लिख रही हो तो मेक श्योर कि वो कैपिटल्स के अंदर आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्टली 0 देना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली गिव 0 टू द पॉइंटर, इट इज एक्ट एज अ नल पॉइंटर। क्लियर? बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू नल लोकेशन। इसका यूज हम तब करते हैं कि जब हमारी मेमोरी फुल हो जाती है।
ठीक है, कोई वेरिएबल जो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, अगर आपका मेमोरी का साइज फुल हो चुका है और कोई भी वेरिएबल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता तो पॉइंटर आपका नल रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर उसके अंदर हम अपना नल पॉइंटर का यूज करेंगे। क्लियर है? या फिर अगर आपको कहीं भी मेमोरी को पॉइंटर को आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको यूज नहीं करना चाहते तो इट्स बेटर टू बी डिक्लेयर एज अ नल। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में आपके मान लो 10 लाइन का कोड लिखा उसमें आपका पॉइंटर यूज नहीं हुआ, लेकिन आने वाले जब प्रोजेक्ट को अपडेट करते हो तो उसमें अगर आपका यूज करना चाहते हो तो वहां से फिर उसको नल को हटा सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव टू बी डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये सब चीजें हम वहाँ पे यूज करें। हाँ, पॉइंटर्स का पार्ट है बेटा ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं ये सारा कोई तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सब चीजें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करेंगे इसलिए मैंने बताई हैं। ठीक है, नाउ कम टू द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले तो लिखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे होती है, हमारी हीप के अंदर होती है। इट इज क्रिएटेड इन हीप। कल मैंने बताया था कि हमारी 3 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर्स के अंदर, स्टैक होती है, हीप होती है और ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए रिजर्व मेमोरी होती है। ठीक है, तो जो हमारा स्टैक है वो स्टैटिक इन नेचर है और जो हीप है हमारा वो डायनेमिक है। तो जो भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो हीप के अंदर करते हैं। ठीक है, हीप वो एक एलोकेशन है हमारी मेमोरी की जिसको हम अपनी मर्जी से रन टाइम पे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऐड द मेमोरी और वी कैन डिलीट द मेमोरी एट रन टाइम। सो इसकी वही डेफिनेशन लिखो, द मेमोरी एलोकेशन is done at the runtime is known to be a dynamic memory allocation. The memory allocation allocates at runtime is known to be a dynamic memory allocation, whereas the memory allocation allocated at compile time is known to be a static allocation. जब हम कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको हम स्टैटिक एलोकेशन बोलते हैं एंड द स्टैटिक एलोकेशन इज डन इन द स्टैक। स्टैटिक एलोकेशन किसमें? हाँ, इसमें डिक्लेयर नहीं है। The static memory allocation is done in the stack, whereas dynamic memory allocation is done in the heap. The static memory allocation, in static memory allocation, the memory is allocated to the variables when it is declared. The memory allocation is क्या लिखा है? In static memory allocation, the memory is allocated to the variable when it is declared with the name, with the name, with the name, such as integer a. जैसे हम a integer a लिखते हैं, in static memory allocation, the memory is allocated to the variable when they are declared with their name. Whereas in dynamic memory allocation, whereas the dynamic memory allocation, the memory is allocated without creating the variable. The memory is allocated without creating the variables with their names. Without creating the variables
or declaring the variables with their names. The dynamic memory allocation is not possible without pointers. The dynamic memory allocation is not possible. To access लिख लेना ऐसे स्टार्टिंग में, to access the memory allocation, dynamic memory allocation, to access the dynamic memory allocation is not possible without using the pointers, because it returns the address of a memory block. It returns the address of a memory block which is only accessible through pointers only, which is accessible through pointers only. क्या लिखा है यार? It returns the address of a memory block which is only accessible by the pointers only. Which is only accessible by the pointers only. Whereas in static memory allocation, the memory can be accessed. The memory can be accessed with or without using the pointers. With or without using the pointers. The dynamic memory allocation is fast as compared to static allocation. The dynamic memory allocation is fast as compared to static allocation. As there are many disadvantages of static allocation, like as there are many disadvantages of static allocations, like number 1 लिखो. Number 1, the size of an array is fixed and we cannot change at runtime. The array size is fixed when it is declared and we cannot change it at the runtime. Array size is fixed when it is declared and we cannot change at the runtime. Second लिखो. There is a memory wastage in static allocation. There is a memory wastage in static allocation. For example, declaring an array of size 10, and we can only store single element into an array, so that remaining 9 spaces will be wastage of memory. Remaining 9 spaces would be wastage of memory. Third लिखो. As the size of array is fixed, we cannot add more number of elements at runtime. As the array size is fixed, we cannot add more number of elements at runtime. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैटिक और मेमोरी एलोकेशन के अंदर. डायनेमिक्स सब समझ में आ गए होंगे. कोई पॉइंट है सर समझ नहीं आया? बेसिकली स्टैटिक एलोकेशन क्या है? अगर मैंने एक इंटीजर ए लिखा, जब हमने प्रोग्रामिंग जितनी अब तक करी है, जैसे मैंने ए लिखा तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मेमोरी ब्लॉक
क्रिएट हो गया इन द स्टैक। ठीक है, जब मैं प्रोग्राम को बनाने के बाद कंपाइल करूंगा तो वो मेमोरी उसको ऑटोमेटिकली पहले से ही एलोकेट हो चुकी है एट द कंपाइल टाइम। रन टाइम पे जाके मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाया A5 साइज का। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ मैं? 5 ही कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ओनली 5, मैक्सिमम 5 एलिमेंट दैट आई हैव टू बी एंटर्ड। क्लियर? 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता हूँ। अगर कम करता हूँ तब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमारा स्पेस वेस्ट होता है। मैंने एरे का साइज तो ले लिया 5, लेकिन एलिमेंट उसके अंदर एक ही स्टोर करा है, तो रेस्ट ऑफ द जो 4 लोकेशन है वो आपकी वेस्ट होगी वहाँ से। ठीक है, बिकॉज हमने, क्योंकि जब हमने एरे को डिक्लेयर किया तो कंपाइलर ने उसको 5 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए थे। उसकी तरफ से 5 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो चुके हैं। अब उस 5 मेमोरी ब्लॉक्स में आप एक डेटा रखो या 5 रखो, उसको कंपाइलर से मतलब नहीं है। इसका मतलब जितना मेमोरी के अंदर हमारा रिजर्व स्पेस मिला था उसको, या तो वो 5 का 5 यूटिलाइज हो जाए, तब तो ठीक है। अगर हम उसके अंदर एक भी स्पेस एलोकेट नहीं करा रहे हैं तो वो हमारे मेमोरी वेस्टेज है। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज एक और ये है कि अगर हम इससे ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहें तब भी नहीं करा सकते। मैक्सिमम कितने करा सकते हैं? 5। अगर मेरे को रन टाइम पे एक एलिमेंट और इंसर्ट कराना तो वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज ऑफ स्टैटिक इन नेचर। कहाँ पे? वो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, लेकिन आपको जब यहाँ पे साइज नहीं दोगे, यहाँ पे वैल्यू तो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी ना, तब भी आपको ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज तो दोगे। यहाँ पे कितनी वैल्यूज दोगे वो भी तो बताना पड़ेगा ना कंपाइलर को, उस हिसाब से स्पेस आपका एलोकेट करेगा। सपोज आपने 1000 दे दी यहाँ पे, ठीक है, तब हो जाएगा, 1000 स्पेस एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइज मेंशन करके 2 ही एलिमेंट उसको देते हो वहाँ पे, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। कहाँ कहाँ पे? अगर आपने 2 दे दिया यहाँ पे, 2 और 3 दे दिया, ठीक है। अब एक तो बात ये है कि अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो आपको कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, जब कंसोल स्क्रीन पे हम आ चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे साइज को तो नहीं वेरी कर सकते इसके। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना भी है तो आपको दोबारा कोड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। यही होगा ना? दिस इज अ मेमोरी एलोकेशन एट द कंपाइल टाइम। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंसोल स्क्रीन पे ही मैं वहीं पे अपने नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाना चाहता हूँ, तो दिस इज अ डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक का मतलब कि जो फ्लेक्सिबल रहे, वो एक फिक्स साइज में ना रहे। ठीक है, अगर मैं वहां पे स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, तो मैं कंसोल स्क्रीन पे ही कर सकता हूँ वो सारा काम। उसके मेरे को कोड में आके जरूरत नहीं है काम करने की। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द मेमोरी, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बात समझ में आ गई है क्यों यूज कर रहे हैं हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का? अब मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं डायनेमिकली? उसके लिए हम 4 फंक्शंस का यूज करते हैं बाय यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग 4 इनबिल्ट फंक्शंस। हाँ, वो 4 कौन कौन से फंक्शन है? द फर्स्ट वन इज malloc function. Malloc is an inbuilt function. Second is calloc function. Third one is realloc function. And the fourth one is जो डिफरेंस लिखे है उसमें एक पॉइंट और लिख लेना। इन स्टैटिक एलोकेशन द मेमोरी इज ऑटोमेटिकली डीएलोकेटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। इन स्टैटिक एलोकेशन द मेमोरी इज डीएलोकेटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। But in dynamic allocation, the memory should be released by the user. But in dynamic memory allocation, the memory should be released by the user using free function. Using free function. ठीक है, क्लियर है?
स्टैटिक एलोकेशन में तो हमारा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा उस ब्लॉक तक उसका लाइफ टाइम है, जैसे वो ब्लॉक खत्म होगा मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें डायनेमिकली मेमोरी को रिलीज करना है तो हमें उसके लिए फ्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वहां पे। अगर हम मेमोरी को वहां पे फ्री नहीं करते तो वो स्टिल वो मेमोरी वहां पे फिक्स रहती है, ठीक है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। क्लियर है? तो जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो उसके अंदर जो भी हम स्पेस देंगे उसको फ्री कराने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करेंगे। जो हमारे पहले तीनों फंक्शन है मेलोक, कैलोक और रीएलोक, ये हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। दीज थ्री फंक्शन आर यूज फॉर द मेमोरी एलोकेशंस। और जो फ्री फंक्शन है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मेमोरी को डी एलोकेशन करने के लिए, यानी कि जो हमने मेमोरी क्रिएट करी है डायनेमिकली उसको वहां से डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब चारों फंक्शन कैसे कैसे यूज होंगे, सिंटेक्स क्या रहेगा इनका, पहला देखो मेलोक का सिंटेक्स क्या रहेगा। मेलोक, इसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे इसके फंक्शन के अंदर, साइज ऑफ डेटा टाइप, जिस तरह का मेमोरी ब्लॉक आप एलोकेट करना चाहते हो वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो उतना ही स्पेस वहाँ पे एलोकेट कर देगा। इंटीजर सपोज हमारा कितना बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, 2 बाइट का। तो जैसे ही यहाँ पे साइज ऑफ डेटा टाइप लिखोगे तो इसका मतलब मेलोक फंक्शन क्या करेगा, 2 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे कैरेक्टर लिखोगे तो वो 1 बाइट का मेमोरी स्पेस कर देगा। किसके अंदर करेगा वो, हीप के अंदर, ठीक है। और जब वो मेमोरी सब ब्लॉक असाइन कर देगा, बना देगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, द रिटर्न टाइप शुड बी योर वॉइड स्टार, क्योंकि वो यहाँ पे जो उसने मेमोरी बनाई है, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करा है, उस सिर्फ उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। malloc function is always returning the address of a memory block created by the malloc function, not by the value। उसके अंदर वैल्यू क्या रखनी है वो हमें नहीं पता अभी, लेकिन वो सिर्फ उसका जो एड्रेस है, जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर, उसका जो एड्रेस है वो रिटर्न करता है हमारा malloc फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर किस तरह की वैल्यू रखनी है वो हम बताएंगे उसको बाय यूजिंग द टाइप कास्ट। उसको हम टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि जो इसने यहाँ से रिटर्न की है वॉइड स्टार, ये एक हमारा जेनेरिक पॉइंटर है। जेनेरिक पॉइंटर का मतलब है उस ब्लॉक के अंदर मैं किसी भी तरह की वैल्यू रख सकता हूँ, वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या कुछ भी हो, ठीक है। इसको हम टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पे। जेनेरिक पॉइंटर तो इसका सिंटेक्स है, लेकिन उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे जो डेटा टाइप लिया है इंटीजर टाइप का लिया, तो ऑब्वियसली मेरे को जो ब्लॉक असाइन करेगा वो इंटीजर टाइप का 2 बाइट का मेमोरी ब्लॉक असाइन करेगा। तो उसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, या तो कैरेक्टर रख सकता हूँ या फिर इंटीजर रख सकता हूँ, क्योंकि वो फ्लोट तो रख नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर 4 बाइट का स्पेस आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तो मैं इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू रख सकता हूँ या इंटीजर। तो मेरे को दो तरह से इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ, या तो मैं उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखूंगा या फिर मैं उसके अंदर क्या रखूंगा, कैरेक्टर वैल्यू रखूंगा। तो मेरे को टाइप कास्ट उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। द वैल्यू जो भी उस ब्लॉक के अंदर रखना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को उसको क्या रखना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो उसका सिंटेक्स है वो यही है कि जो रिटर्न करता है वो वॉइड स्टार रिटर्न करता है। वॉइड स्टार का मतलब है आपको एक जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है कि जो आपका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो जर्नलाइज है, उसके अंदर आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो आपको यूजर को बताना पड़ेगा बाय यूजिंग द टाइप कास्ट। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? सो void star is your generic pointer which is to be typecast when you implement the malloc function। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? और जब एड्रेस रिटर्न करेगा malloc फंक्शन, उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एक एड्रेस कौन स्टोर करता है, हमारा पॉइंटर्स, ठीक है। तो जो भी हमारा एड्रेस आएगा यहाँ पे उसके लिए मेरे को एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। दैट पॉइंटर इज ऑफ अगेन सेम टाइप ऑफ इंटीजर, दैट इज इंटीजर स्टार ptr। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? क्योंकि malloc फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। ये जो हमारे जितने भी फंक्शंस हैं हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के, वो सारे क्या रिटर्न करते हैं, ओनली मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करते हैं। जो हमने रिटर्निंग टू एड्रेस किया था, रिटर्निंग टू एरे किया था, तो उसमें भी हमने क्या पास किया था, एड्रेस पास किया था। और एड्रेस को रिसीव करने के लिए ऊपर क्या डिक्लेयर किया था, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था जो उस एड्रेस को रिसीव करेगा। इन द सिमिलर वे malloc फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? और उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए मेरे पास एक पॉइंटर है, दैट इज अ इंटीजर स्टार ptr। क्लियर है? क्लियर? सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अ malloc फंक्शन। अगर ये आपका
एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करके देगा, क्योंकि हमने, अगर मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में लिखूं, क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर मेरे को सिंगल इंटीजर मेमोरी ब्लॉक चाहिए तो इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल टू, टाइप कास्ट करूंगा किसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू रखनी है, तो इंटीजर स्टार, नेक्स्ट मेलोक, उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर इसलिए लगाया क्योंकि कंपाइलर डिपेंडेंट होता है हमारा साइज ऑफ, कि अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है या 2 बाइट है, वो हमारा कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ के अंदर, इसके अंदर क्या दूंगा, इंटीजर, कितने बाइट का स्पेस चाहिए मेरे को, 2 बाइट्स का, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइज ऑफ 2 बाइट एलोकेट कर देगा वहां से, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट बाइट का जो आपका एड्रेस होगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारा इंटीजर स्टार ptr के अंदर, और उस 2 बाइट के अंदर मैं किस तरह का डेटा रख सकता हूँ, किस तरह का रख सकता हूँ, वो कहां से पता लगेगा, जिसके अंदर मैंने इसको टाइप कास्ट किया, इंटीजर टाइप का डेटा उसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर, इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा अगर पिक्चर फॉर्म में समझना हो कि ये मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगी, कितने स्पेस एलोकेट होगा, 2 बाइट्स का, दिस इज द फर्स्ट बाइट एंड दिस इज द सेकंड बाइट। सपोज ये जो फर्स्ट बाइट है इसका एड्रेस आपका 2000 है, और नेक्स्ट बाइट का एड्रेस कितना होगा, कितना होगा, ये बेटा सिंगल, ये पूरा एक इंटीजर बाइट है, ये 2 बाइट है टोटल, जिसमें एक बाइट आपकी ये है और एक बाइट ये है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, 2001, ये कंप्लीट अपने आप में 1 से 2 बाइट का एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद एक और 2 बाइट क्रिएट करूंगा तो उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो 2002 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये मेमोरी ब्लॉक बना, ये मेमोरी ब्लॉक किससे बना, इस वाले फंक्शन से बना, कितने वाले, मैलोक ने क्या किया, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, वो किस तरह का क्रिएट करेगा, वो जो हमने उसके अंदर पैरामीटर पास किए हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इंटीजर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट, तो उसने 2 बाइट्स यहाँ पे बना दिए। रिटर्न क्या करेगा उसका, जो बेस एड्रेस होगा किसका, जो हमारा मेमोरी ब्लॉक रिटर्न किया है यहाँ पे 2000 रिटर्न होगा किसके अंदर, वो किसके अंदर सेव होगा हमारा इंटीजर ptr के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे एक ptr नाम का पॉइंटर बना होगा जिसके अंदर उसका बेस एड्रेस स्टोर है, दिस इज योर 2000 कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसके मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू किस तरह की रखनी है हमने, वो हमने टाइप कास्ट करके बताया किस तरह की रखनी है, इंटीजर टाइप की, तो वी कैन स्टोर इंटीजर टाइप वैल्यू इन 2 बाइट्स, इस दोनों बाइट्स के अंदर हम किस तरह की वैल्यू रख सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अगर मेरे को यहाँ पे 4 इंटीजर का स्पेस क्रिएट करना हो, 4 इंटीजर्स का, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4 इंटीजर का स्पेस का मतलब कितना टोटल स्पेस एलोकेट होगा, 8 बाइट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर मेलोक का सिंटेक्स क्या होगा, इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल टू, टाइप कास्ट करना इंटीजर के अंदर, इंटीजर स्टार मेलोक साइज ऑफ, किस टाइप में करना है, इंटीजर टाइप में, ये मेरा सिंगल बाइट एलोकेट होगी है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे 3 बाइट्स एलोकेट करनी है, यानी कि 3 इंटीजर का स्पेस करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से, इसका मतलब टोटल कितना स्पेस एलोकेट हो जाएगा, 6 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट फॉर ईच इंटीजर एंड फॉर द 3 इंटीजर इट इज ऑफ 6 बाइट, क्लियर। इसका मतलब ऐसे जो मैंने ब्लॉक बनाई है, 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे जिसके अंदर 2 बाइट का स्पेस होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन उसका रिटर्न क्या करेगा, हमेशा बेस एड्रेस से रिटर्न करेगा, इट इज अ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ द malloc इज टू बी यूज्ड। malloc का सिंटेक्स क्लियर है सबको, यस सिंटेक्स क्लियर है। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसका malloc का, इंटीजर स्टार ptr, एक पॉइंटर ले रहा हूं, ठीक है। नाउ malloc फंक्शन इज यूज्ड, इसका सिंटेक्स क्या है, सपोज मेरे को 3 बाइट का मेमोरी स्पेस लेना है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ, क्या पास करूंगा यहाँ पे, इंटीजर, ये क्या रिटर्न करेगा malloc, रिटर्न करता है malloc,
जेनेरिक पॉइंटर दिट इज अ वॉइड स्टार, बट हमें इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है, इंटीजर टाइप के, तो मेरे को उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। और इसका जो एड्रेस आएगा वो किसके अंदर सेव होना चाहिए, जो हमने पीटीआर पॉइंटर लिया है, तो दिस इज टू बी सेव इन द पीटीआर। क्लियर है सिंटेक्स ये, ठीक है। नाउ एंड विद द सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या हो गया, एक मेमोरी स्पेस बन चुका है हमारा, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, 3 बाइट का मेमोरी स्पेस लिया है, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कराऊंगा, इंटीजर वैल्यू। अब सिंपल है, हमारे पास एड्रेस आ चुका है पीटीआर के अंदर, अब तो सिंपल उसके अंदर वैल्यू रखनी है और वहां से वैल्यू क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो स्कैन कराने के लिए फॉर आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पहले मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट, कितने एलिमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। स्कैनर, उससे पहले फॉर लूप, और आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। एनएफ कैसे कराते हैं, पॉइंटर से, अगर पर्टिकुलर लोकेशन में मेरे को वहां पे वैल्यू डालनी है, तो मेरे पीटीआर के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, बेस एड्रेस, अगर उसके अंदर मैं आई को 0 कर दूंगा, सपोज बेस एड्रेस इज 1000, तो 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 वाले एड्रेस पे मेरे को वैल्यू क्या डालनी है, यूजर से स्कैनएफ से डालनी है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, पीटीआर प्लस आई, ठीक है। ये हमने यूजर से वैल्यू मांग ली है, अब उस वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैसेज देता हूँ, प्रिंट है प्रिंटेड वैल्यू इज, प्रिंट करने के लिए अगेन फॉर लूप, और आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, प्रिंट है क्या करूंगा, प्रिंट %d कॉमा, क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा अब क्या चाहिए मेरे को, उस एड्रेस पे रखी वैल्यू चाहिए। एड्रेस हमारे पास आ गए थे पी प्लस आई से, तो उस पर रखी वैल्यू कैसे आएगी, स्टार पी प्लस आई, पीटीआर सॉरी, ठीक है। नाउ गेट सी एच, एंड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो हमने मेलोक फंक्शन यूज किया है उसके लिए जो हेडर फाइल है दैट इज stdlib.h, तो आपको वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, ये भी लिख लेना, stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। मेलोक फंक्शन का डेफिनेशन है, मेलोक कैलोक ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है ना, कि मेलोक फंक्शन क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास stdlib.h के अंदर पड़ी हुई है। जैसे हमारे पास स्कैनर प्रिंटफ की हमारे पास हमने क्या यूज किया, stdio.h किया, clr scr get ch के लिए हमने कॉनियन यूज किया। मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ, clr scr, now we'll compile the program, control F9, undefined symbol I, एंटर द एलिमेंट, कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 3, 1 2 3, द आउटपुट इज 1 2 3, ठीक है। अब बात आ रही थी कि जनरलाइज कैसे बनाइए, तो हमने वहां पे भी कर रहे थे, दिस इज लाइक टू बी सेम टू बी अ स्टैटिक एलोकेशन, कि हमें अगर 3 एलिमेंट के लिए मेमोरी चाहिए तो हमें वो तो हम एरे से भी कर पा रहे थे, अगर इसको वहां पे कंसोल स्क्रीन पे डायनेमिकली एलोकेट करना हो तो मैं यहाँ पे n नंबर सीड करा रहा हूँ, एक n वेरिएबल ले रहा हूँ, कितने यूजर नंबर एंटर कराना चाहते हैं वो मैं कंसोल स्क्रीन पे ही चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे printf enter the number of elements, nf %d comma end of n,
ठीक है, तो लूप कितनी बार चलेगा? एन टाइम वैल्यू लेगा, जितनी मैं यूजर को वैल्यू उसको वैल्यू देना चाहूँ वहां पे दे सकता हूँ, और उतनी वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, कंट्रोल F9, एंटर द एलिमेंट। अब मैं कितना भी साइज अगर इसको देना चाहूँ कंसोल स्क्रीन पे रन टाइम पे दे सकता हूँ। जैसे हमने वहां पे एरे के अंदर 5 फिक्स कर दिया था, तो इसका मतलब मैं जब उसको मैंने प्रोग्राम को रन किया तो 5 ही एलिमेंट मैक्सिमम एंटर करा सकता था। अब यहाँ पे मैं कितने भी, सपोज देखो मैंने पहले डाला 5, अभी 5 एलिमेंट्स मांगेगा, 1 2 3 4 5, दिस इज अ प्रिंटिंग एलिमेंट। ठीक है, अब दोबारा से अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कितने एलिमेंट देना चाहता हूँ? अब मैं वहां पे मैंने एरे का साइज फिक्स कर दिया था 5, या तो अगर मेरे को वहां पे बढ़ाना पड़ता साइज आके कोड के अंदर, अब मैं यहाँ पे कोड में साइज नहीं बढ़ा रहा, मैं आपके रन टाइम पे यूजर से नंबर मांग रहा हूँ, कितने नंबर वो प्रिंट कराना चाहता है। मैंने बोला कि उसने 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो वो नंबर मांग रहे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितने भी नंबर मैं यहाँ से प्रिंट कराना चाहूंगा कंसोल स्क्रीन पे आके उतने नंबर मैं प्रिंट करा दूंगा। तो साइज हमारा क्या होगा? वो मेमोरी का फ्लेक्सिबल हो गया। वहां पे हमने साइज को क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। यहाँ पे साइज को क्या कर दिया हमने? फ्लेक्सिबल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सो दिस इज हाउ द malloc इज टू बी यूज्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके अंदर लिख लो malloc और calloc के अंदर डिफरेंस क्या है। malloc जो है हमारे सिंगल पैरामीटर लेता है। अगर मैं यहाँ पे कैलो का यूज करना चाहूँ तो कैलो का, हमने मेलो के अंदर सिंगल पैरामीटर क्या दिया है? यहाँ पे ओनली साइज ऑफ ऑपरेटर पास किया। ठीक है, जो हमारा कैलोक है वो 2 पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर होगा उसका साइज ऑफ का, सेकंड पैरामीटर होता है कि कितने नंबर्स उसको प्रिंट कराने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ से नंबर यहाँ पे हमने दिए थे उसको कि n नंबर्स मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे n कैलोक के अंदर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वो मेलोक के अंदर था। कैलोक के अंदर इट विल टेक 2 पैरामीटर्स, वहां पे वो सिंगल पैरामीटर से मल्टीप्लाई करा रहा था। डिफरेंस यही है कैलोक मेलोक के अंदर कि मेलोक विल टेक सिंगल पैरामीटर इन अ फंक्शन, वेयर एज कैलोक विल टेक 2 पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी प्रिंटेड एंड द सेकंड वन इज द साइज ऑफ एन ईच एलिमेंट। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस लिख लो मेलोक और कैलोक में। मेलोक के अंदर अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा रहे हैं तो उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है, वेरेज कैलोक के अंदर अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा रहे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट करता है। द वैल्यू प्रिंटेड इन कैलोक इज 0 व्हेन द एलिमेंट्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड। वेरेज मेलोक के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करता है? वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। कई बार एरर आ जाता है, कई बार गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैलोक और मेलोक के अंदर। टाइम देखना कितना हुआ। अगली क्लास किसकी है? कहाँ पे? नितिन सर की? चलो, बस एक ये रियलोक वाला फंक्शन कर लो। मेलोक और कैलोक क्लियर है? कैलोक ओनली आपका 2 आर्गुमेंट्स लेगा, मेलोक आपका ओनली सिंगल आर्गुमेंट्स लेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेलोक की क्या होगी? गार्बेज होगी, और कैलोक की क्या होगी? जीरोज होगी। ठीक है, जो कहाँ पे वो सिंगल पैरामीटर में हम ऐड कर रहे थे ना वहां पे, इसको यूज करेंगे तो कैसे? बस ये चल जाएगा यहीं से। फंक्शन दोनों का वही है। मैलोक के अंदर हमने जो फंक्शन के अंदर पास किया था वो सिंगल पैरामीटर पास किया था, समझ रहे हो? यहाँ पे जो हम पैरामीटर पास करें हम बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए उसको कितना साइज रिक्वायर्ड है। दोनों का मतलब सेम है। हाँ, कहाँ पे क्या एंटर करा थे?
वहां पे 3 लिया हुआ था। Three byte for the 3 integers. 5 मिनट और इसी रूम में ही है। चलो कोई नहीं, अब ये ले आओ बच्चों को, बस बाइंड अप कर रहे हैं। बताता हूँ मैं देख के, वैसे इसका जो मेन वही है, यही है, ठीक है। बाकी ये 3 पे भी क्यों ले रहा है तो देखना पड़ेगा। हाँ